नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो सीईटी का एग्ज़ाम और एस्टेट का एग्ज़ाम दोनों ही एक साथ होने की जिनकी संभावना है। तो यह जो आपको अप्रैल के हो सकता है पहले हफ्ते में ही देखने को मिल जाए, और क्योंकि मार्च के महीने में जो आपका इसके लिए फार्म के लिए नोटिफिकेशन भी जल्दी ही जारी होने वाला है। तो हो सकता है आपके अप्रैल के महीने में जो है आसपास ही या इन दोनों की डेट आ जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि अब जो 10वीं प्लस टू वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वह भी जहाँ समाप्त हो जाएंगे। तो हो सकता है अप्रैल के पहले हफ्ते में ही आपका एग्ज़ाम भी हो जाए। तो आज की वीडियो में हम आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आपके यहाँ पर हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको हमने यहाँ पर लिया है, और इसके बाद में फिर हम अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और इसके अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में घोषित किया था कि वह इनमें से किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। गुड़गांव को, अम्बाला, थारी या पानीपत को। तो किसके लिए यह घोषणा हुई थी? और घोषणा की बात करें तो गुड़गांव जो है इसके लिए हुई थी, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। और गुड़गांव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुरुग्राम जिसे अब कहा जाता है ये हरियाणा के 6 मंडलों में से ही एक है, और इसमें गुड़गांव के अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिले भी जहाँ आ जाते हैं। पहले फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले भी गुड़गांव मंडल का ही भाग थे, परंतु हरियाणा सरकार ने फिर जनवरी 2017 में फरीदाबाद मंडल का गठन कर इन जिलों को वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था। गुड़गांव जिला जो हरियाणा के 22 जिलों में से ही एक है, और 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार जनसंख्या की बात करें तो 15,14,085 इतनी है। और प्रशासनिक कार्य से जिले को 5 तहसीलें गुड़गांव, सोना, मानेसर, फरूखनगर, पड़ौदी इसमें बांटा गया है, और इसके साथ ही 4 उप तहसीलें हैं वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर, हरौर, और 4 ही विकासखंड गुड़गांव, सोना, फरूखनगर, पटौदी में बांटा गया है। तो इतना जो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? हिसार, कन्नौज, थानेसर या कोई भी नहीं। तो प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में, तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सी थी? थानेसर। और हर्षवर्धन जो थे, राजा हर्षवर्धन थानेसर के शासक थे, और 636 में कन्नौज को वर्धन वंश की दूसरी राजधानी बनाया गया था। तो थानेसर के शासक थे, इतना आप याद रखिएगा। और ये जो मिर्ची बाणभट्ट थे ये राजा हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे, हर्षचरित इन्होंने इनके ऊपर लिखा था। इसके अलावा हर्षवर्धन की बात करें तो नागानंद नाटक है इनका, और इसके अलावा रत्नावली, नाटिका, तो ये भी जो है इन्होंने ही लिखे थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नाहरसिंह से। नाहरसिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है तो किस जिले में स्थित है? गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक या फिर चंडीगढ़ में। तो नाहरसिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। और ये जो स्टेडियम जो है 1981 में जो बनाया गया था, और इसे मयूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने इनमें से संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। तो ये कौन सी विधानसभा, अम्बाला, जिला, रोहतक या मुंद्री गांव में, कहाँ पर जाइए जो विद्यालय जो है संस्कृत विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? तो कौन सा था ये? मुंद्री गांव, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। तो मुंद्री गांव जो है कैथल के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय ये स्थित है गुड़गांव, चंडीगढ़, करनाल या पानीपत में। तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है ये? तो करनाल में है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। मिट्टी शोध संस्थान, तो ये भी आपका करनाल में ही है। एनडीआरआई जो है वो भी करनाल में ही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है, और उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। तो भजनलाल, बंसीलाल चौधरी, देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला।
आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार कहे गए हैं, तो किन्हें कहा गया है? चौधरी बंसीलाल को, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। और हरियाणा का शिल्पी और लौह पुरुष वो भी इनको कहा गया है। और राज्य के प्रथम जो शिक्षा मंत्री जो है ये बने थे। नेक्स्ट है पंडित जसराज, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंध रखते थे। अजमेर, मेवाती, किराना या ग्वालियर से। तो पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे मेवाती से। और इनका संबंध जो वर्तमान में जो फतेहाबाद जो है वो जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में HLRDC, इसका मतलब यहाँ पर क्या ले गए हैं? HLRDC से फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा टी वाला, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, HLRDC। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय की बात करें तो ये पंचकुला में है। तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पंचकुला में है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 27 मार्च को, 27 मार्च और 1974 को हुई थी। और इसके 3 रीजनल ऑफिस है, हिसार, करनाल और कैथल में। हिसार, करनाल, कैथल में। नेक्स्ट आ जाता है रण निमंत्रण, किस कवि की रचना है ये? उदयभानु हंस, लक्ष्मीचंद, राजा राम शास्त्री या खुशीराम शर्मा की। तो रण निमंत्रण किन कवि की रचना है? तो किन की रचना है ये? खुशीराम जो है इनकी रचना है। और कौन कौन सी है इनकी? रण निमंत्रण हो गया, युद्ध चरित्र, युद्ध चरित्र तो ये भी इनकी रचना है। और गुरु गोविंद सिंह ये भी इनकी ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, ये जो वन्यजीव अभयारण्य है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर है। छिलछला, भिंडावास, भीर शिकारगढ़ या काला तीतर, कौन सा है? अभयारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर है। कौन से वाला है ये? तो ये है काला तीतर वाला, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। और कहाँ पर है? सिरसा में। तो कहाँ पर है? सिरसा में है। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर आप जो इसमें मैप जो है इसमें भी देख सकते हैं। तो ये है आ जाता है आपका सिरसा। अब सिरसा क्या जो है ये पंजाब के साथ भी लग रहा है और राजस्थान के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। कई बार तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे सिरसा है इसकी सीमा किस किस के साथ लग रही है? तो पंजाब से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है। और हरियाणा की बात करें तो ये फतेहाबाद जो है इसके साथ भी इसकी सीमा लग जाती है। तो कई बार तो जो ऐसे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हरियाणा का कौन सा डिवीजन और जिला सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, तो वो कौन से वाला है? इसमें अगर हम देखें तो अंबाला और मेवात ये वाला जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि डिवीजनों की बात करें तो अभी हमने पढ़े थे 6 ये, हिसार, गुड़गांव, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल। अब हिसार में कौन कौन से आते हैं? तो एक तो हिसारी हो गया, हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, और जो जींद है, जो जी लिख लेते हैं हम यहाँ पर जींद। तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद ये वाले हो जाएंगे। और इसी प्रकार से गुड़गांव है, गुड़ग्राम ही हो जाएगा। और कौन सा होगा इसमें? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो महेंद्रगढ़ भी हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ये इसमें पलवल भी या नहीं है, तो गुड़गांव है इसमें। और कौन सा है? महेंद्रगढ़ है इसमें, और रेवाड़ी भी है। रोहतक की अगर हम बात करें तो
रोहतक की, तो रोहतक जो है ये किस में आता है, तो रोहतक भी आ जाएगा। और कौन सा है इसमें, रोहतक में जो है भिवानी भी आ जाएगा, भिवानी। पानीपत भी आ जाएगा इसमें, झज्जर भी आ जाएगा, और जो चरखे दादरी है वो भी आ जाएगा इसमें। और इसके अलावा तो इसमें जो है दोबारा से देख लेते हैं, हिसार जो है इसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद ये आ जाएंगे। रोहतक की बात करें तो रोहतक आ जाएगा इसमें, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी ये आ जाएगा। अम्बाला जो अम्बाला में मेवात नहीं आता है, और इसमें अम्बाला, ये पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र ये आ जाएंगे अम्बाला मंडल में। और गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये आ जाते हैं। तो अम्बाला इसमें नहीं आते हैं। अब कौन सा किस में आते हैं, क्योंकि 6 मंडल हैं तो वो भी हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो इस प्रकार से है इनका क्रम यहाँ पर। जैसे अम्बाला है, इसमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर ये आते हैं। फरीदाबाद की बात करें तो इसमें फरीदाबाद, पलवल, मेवात ये वाले आ जाते हैं। गुड़गांव की बात करें इसमें गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ये आते हैं। हिसार की बात करें तो फतेहाबाद, जींद, हिसार, सिरसा ये आ जाएंगे इसमें। रोहतक वाले की बात करें तो इसमें झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी ये आ जाएंगे। और करनाल की बात करें तो करनाल, पानीपत और कैथल ये आते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपके 6 मंडल और इनके साथ जो जिले हैं। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर इसमें देखें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जींद, भिवानी, पंचकुला या फिर यमुनानगर में। कहाँ पर है पेपर मिल और चीनी मिल भी है यहाँ पर, तो ये यमुनानगर में है। यमुनानगर में जो है पेपर मिल जो है इसकी जो स्थापना जो 1929 में हुई थी, इसकी 1929 में। मेंबर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से। और ये सरस्वती शुगर मिल है, ये भी यमुनानगर में ही, और इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल है। नेक्स्ट है हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, और जो यहाँ शहादत के लिए प्रस्तुत होने से पूर्व 13 दिन तक रुके थे। तो ये गुरु राजघाट, नीम साहिब, गुरुद्वारा लखन माजरा, कपाल मोचन था। तो हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, जो यहाँ 13 दिन तक रुके थे। तो कौन सा है, गुरुद्वारा लखन माजरा ये वाला, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, तो ये रुके थे यहाँ पर 13 दिन तक। और ये रोहतक जो है रोहतक में है। कहाँ पर है, रोहतक में। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किसने हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था। राय मुकुंद दास, माधव दास, बीरबल या कोई सा भी नहीं। हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल शासक का दीवान था, और जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है, तो कौन थे, राय मुकुंद दास। तो ये नारनौल जो है इसमें है ये महल, और राय मुकुंद दास का छत्ता कह सकते हैं आप। तो मुगल शासक जो शाहजहां थे इनके दीवान थे ये, और बीरबल का छत्ता भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के इस व्यक्ति को बल्लभगढ़ के शेर के नाम से जाना जाता है। राय बहादुर, मुरलीधर, रावतुला राम, नूर समद खां या नाहर सिंह। तो बल्लभगढ़ के शेर के नाम से जान जाते हैं, कौन है ये, राजा नाहर सिंह, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो राजा नाहर सिंह जो है 1829 में बल्लभगढ़ सियासत जो है इसके प्रशासक बने थे। बल्लभगढ़ का शेर इन्हें कहा गया है। और इन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर से दोस्ती करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, और राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। कब, 9 जनवरी और 1858 में दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहाँ पर फांसी इनको दी गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है पद्मावत से। ये लिखा गया था बंसीलाल अलीबख्श, संत हरदेव दास या संत आत्मानंद जो है इनके द्वारा। तो पद्मावत गीत लिखा गया था, और ये लिखने वाले थे अलीबख्श, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। तमाशा, राजानल, पद्मावत, कृष्ण लीला, तो ये सभी जो रचनाएं हैं ये अलीबख्श की हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व उड्डयन क्लबों को मिलाकर की गई थी, तो कौन सा इनमें एक नहीं है? तो हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व उड्डयन क्लबों को मिलाकर हुई थी, इनमें एक नहीं है। अब वो कौन से वाला है? ये वाला, अर्थात रेवाड़ी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में दरी बनाने का जो केंद्र है, पिंजौर, सिरसा, पानीपत या झज्जर, कहाँ पर है दरी बनाने का केंद्र? तो पानीपत में है, बुनकरों के शहर के नाम से भी जहाँ पानीपत को जाना जाता है, तेल रिफाइनरी भी है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? हिसार, सिरसा, रोहतक या फरीदाबाद में? तो कम वर्षा होती है, कौन सा है ये? और ये जो ऑप्शन सी बी में आया है, मतलब जो सिरसा है यहाँ पर कम वर्षा होती है, और अंबाला में ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का पश्चिमी गढ़वाल में से हरियाणा की दून ग्लेशियर किस नदी का उद्गम होता है? हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में से हरियाणा की दून ग्लेशियर से उद्गम होता है, यहाँ पर सरस्वती, घग्गर, दोहन या हनुमान गंगा का। तो किस नदी का होता है? तो सरस्वती नदी का। तो हरियाणा का जो पश्चिमी गढ़वाल है, इसमें यहाँ से हर की दून ग्लेशियर है, जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। टांगरी और मारकंडा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? टांगरी और इसके साथ ही जो मारकंडा है, टांगरी और मारकंडा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और ये जो यमुनानगर जिले का जो आदि बद्री स्थान है, यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर अगर हम सरस्वती नदी की बात करें, तो सरस्वती जो एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है, और इसे पलाक्षवती, वेद समृति, वेदवती भी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती का अनुवती और उदकपति के रूप में वर्णन किया गया है। यह नदी सर्वदा जल से भर रहती थी और इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती थी। कहते हैं कि यह नदी हिमाचल में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला तथा कुरुक्षेत्र कैथल होती हुई पटियाला राज्य में प्रविष्ट होकर सिरसा जिले की देशवती नदी में ये मिल गई थी। और प्राचीन काल में सम्मिलित नदी ने राजपूताना के अनेक स्थलों को जल सिक्त कर दिया था, और कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकर यह गंगा और यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई थी। कालांतर में इन सभी स्थानों से तिरोहित हो गई। फिर भी लोगों की धारणा है कि प्रयाग में अब भी अंतःसलील होकर बहती है। और मनुस्मृति से स्पष्ट है कि सरस्वती और देशवती के बीच का भूभाग ही ब्रह्मवर्त कहलाता है। नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे झीलों को जोड़ने से बनी थी? तो कौन सी झील है 1947 में 2 छोटी झीलों को जोड़ने से बनी थी? कर्ण झील, हथनीकुंड, बड़खल या फिर दमदमा? कौन सी थी ये? और जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है, तो कौन सी थी? बड़खल झील। तो 1947 में 2 झीलों को जोड़कर जो बनाई गई थी। और ये बड़खल झील कहाँ पर है? तो फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद, तो ये वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार ये दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी, पंजाब साहित्य अकादमी, हरियाणा हिंदी अकादमी या हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है, और जो ऑप्शन सी में दिया गया था संस्कृत अकादमी के द्वारा। वैसे नहीं याद रख सकते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि है, इन्होंने संस्कृत काव्य लिखा था, मतलब रामायण जो है, रामायण के रचयिता हैं ये, आदि कवि इनको कहा गया है, और रामायण को आदि काव्य, तो ये संस्कृत में है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो संस्कृत अकादमी जो इनके द्वारा दिया जाता है। और संस्कृत अकादमी की स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त को हुई थी, 8 अगस्त और 2002 में। और हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो पत्रिका है, इसका नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है हरिप्रभा। तो ये इसका नाम है। तो ये तो हमारे आपके यहाँ पर जो हरियाणा जी के जो इसके क्वेश्चन थे। इसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर जैसे भी महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एंटोनियम्स है, विपरीतार्थक, विलोम, उल्टे शब्द आपने बताना है। देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटली इग्नोर। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली, करेक्टली, टोटली या मीनली, तो इसका क्या आएगा? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो सी आंसर है ये मिनिमली जो है,
मिनिमम कह देते हैं न्यूनतम, तो उससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो उत्तली जो यहाँ पर दिया गया है इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से। तो पूर्ण मतलब फुल, कम होना, तो मिनिमम कम, और उत्तली मतलब ये ज़्यादा। और एक्सट्रीमली की अगर हम बात करें तो ये अत्यधिक जो होता है, टू ए वेरी हाई डिग्री, उसको क्या देते हैं करेक्ट, उसको क्या देते हैं जो सही होता है, ठीक। और टोटली मतलब पूर्ण रूप से, पूर्णतया। तो कम ज़्यादा वैसे समझ सकते हैं आप, मिनिमम मतलब कम और ये ज़्यादा। तो इस प्रकार से इसका जो सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया है, क्योंकि विपरीतार्थक या विलोम उल्टे हमने बताने थे। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो समानार्थक बताना है स्टेशनरी का, तो इसका कौन सा होगा यहाँ पर। और सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा स्टील। यहाँ पर स्टील का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है स्थिर से। तो क्या मतलब है इसका, स्थिर। नॉट मूविंग और मेकिंग ए साउंड, मतलब स्थिर होता है जो। और स्टेशनरी इसका मतलब भी स्थिर होने से है, समानार्थक ही हमने बताना था, ये इसका समानार्थक है। मोटिल जो इसका मतलब जो गतिशील से लिया गया है, जो मोशन करती है, गतिशील, कैपेबल और मूवमेंट। पोर्टेबल की बात करें तो ये वहनीय होता है, लाइट एंड स्मॉल इनफ टू बी इजीली कैरीड और मूव, मतलब जिसको आसानी से ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल, या जैसे फ़ोन ले जाते हैं आप अपनी जगह कहीं पर भी, लेकिन भारी चीज़ को नहीं ले जा सकते। स्विंडल हो गया, मतलब ठगी कह देते हैं उसको, तो चीट और डिफार समवन आउट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, तो ठगी करता है जो, ये वो है। तो समानार्थक बताना था, इसका समानार्थक स्टील है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। रेयर स्पेसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाई बाय स्टेला। तो देखिए तो इसमें इसका सी आंसर कौन सा रहेगा, यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन बी वाला है। तो क्या आएगा, ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली। तो ऑफ फ्रॉग्स वर, ऑफ फ्रॉग्स वेयर वर वेरी क्विकली, तो क्विकर की जगह क्या आएगा यहाँ पर, क्विकली जो है यहाँ पर इसमें आएगा। क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब आइडेंटिफाई को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव क्विकर की नहीं बल्कि एडवर्ब क्विकली की जरूरत है। तो ऑफ फ्रॉग्स वेयर क्विकली, ये जो यहाँ पर इसमें आएगा। नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। तो यहाँ पर भी वैसे ही है सेम, ये विपरीतार्थक विलोम उल्टा। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सेशन बट दे स्टार्ट टू ड्यूरिंग समर। तो उसको जो है यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा उसको, तो उसको कहा जाएगा वेदर, मतलब सूख जाना या फिर मुरझाना कह देते हैं, टू बिकम ड्राई एंड सीवर। और क्योंकि जो ब्लूम जो होता है, ब्लूम का मतलब क्या है, खिलना, तो खिलना होता है, पुष्पित होना, टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। और फ्लश जो है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ लिया गया लालिमा से। और फ्लोरिश मतलब क्या है, इसका विकसित होने से है। और ये ब्लूसम जो है इसका मतलब विकसित होने से है। तो समानार्थ इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा हमने बताना था ब्लूम का, तो खिलना, मुरझाना, तो ब्लूम मतलब खिलना और ये भीतर हो जाएगा मुरझाना, सूखना। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो, जंबल इन ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये जो है इनको सही क्रम में हमने यहाँ पर लगाना है। सही क्रम जो है इनका कौन सा है, ये वाला आर पी क्यू ओ एस। तो ये वाला इसमें बनेगा। सबसे पहले आर आ जाएगा, सी बेक ए डिलीशियस चॉकलेट की, तो इस प्रकार से ये बनेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस इन बोल्ड। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गुड्स। तो इसमें जो है इसका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा, इसमें ये वाला हो जाएगा, कुक्ड योर गुड्स। तो टू इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू रूइन समथिंग फॉर समवन, मतलब उसको क्या देते हैं,
किसी चीज में हस्तक्षेप करना, तो यही आ जाएगा टू इंटरफेस विद डिस्प्यूट और देन समथिंग फॉर समवन, किस चीज में हस्तक्षेप करना। तो योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर कुछ। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वन वर्ड है यहाँ पर वाक्यांश के लिए शब्द जैसे एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ उत्तर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। तो इसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा इसको, उथोपिया मतलब आदर्श राज्य, क्योंकि इन्फर्नो जो यहाँ पर दिया गया है इसका मतलब होता है भयानक, भयानक आग। ए लार्ज फायर दैट इज डेंजरस आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हो जाती है जो। और ये डिस्टोपिया जो है इसका मतलब दुख से लिया गया है, दुस्थानता से। और ये यूरोपिया जो है इसका मतलब उत्साह की भावना, उससे लिया गया है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वन वर्ड, एन ऑफर इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ उत्तर परफेक्शन और अनहैप्पीनेस। तो टोपिया जो उसको यहाँ पर कहा गया है आदर्श राज्य। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर ये, इसमें आपने क्या इसका जो विपरीतार्थक विलोम जो उल्टा वो बताना है रिजीवल का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, और इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ जो ऑप्शन ए में ही है। तो क्या है इसका यहाँ पर विपरीतार्थक विलोम उल्टा, सीरियस। सीरियस मतलब गंभीर, और रिसीवल मतलब हास्यपद। तो हास्यपद और गंभीर, क्योंकि क्यूरियस जो है ये जिज्ञासु जो होते हैं उसको कहा गया है। ड्रोल का मतलब जो है ये हास्यकार से है, और गेरी का मतलब उत्साहित होने से लिया गया है। तो रिजीवल का मतलब यहाँ पर सीरियस से लिया गया है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। ही वाज एन irresponsible person to the matter of taking up responsibilities। तो सही कौन सा वाला है यहाँ पर इसमें, तो सही अगर हम देखें तो इसमें ये जो पैसेज जो है इसमें कहा गया है कि वह जिम्मेदारियां लेने के मामले में एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन था। तो इसमें जो है इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप, ये इसमें सही आएगा ये वाला, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप। तो ही वॉज इररिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर आ जाएगा ये इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप। तो इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप, तो ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन का प्रयोग जो है ये किसी विशिष्ट स्थिति या फिर जो परिस्थिति है उसको इंगित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। Suvir's long absence is likely to have for employee in the office। तो कौन सा आएगा इसमें, सही बताना है, इसकी सही स्पेलिंग हो। सही स्पेलिंग जो यहाँ पर इसकी वाली है REPERCUSSIONS। तो ये सही है। इसके बाद है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पर भी एक सही है, इसमें सही कौन से वाला है, तो इन स्पेलिंगों में अगर हम देखें तो ये वाली जो है इसमें सही है, PRIVILEG, प्रिवेल जो है ये सही है, PRIVILEG। इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम डायरेक्टर। कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, तो जब हम इसे बनाएंगे तो क्या होगा, ही से शुरू हो गए, ही विल, तो मॉडल है बी लगेगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स। तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है ये वाला इसका बनेगा, ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द आइडियम बाइट दी बुलेट का मतलब क्या है। मुहावरे लोकोक्ति होते हैं जैसे, तो बाइट दी बुलेट का मतलब क्या है यहाँ पर,
इसका मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, ये वाला। फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद कवरेज, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना। तो बाइट दी बुलेट, तो किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना। इसके बाद इन द गिवन क्वेश्चन ए स्टेटमेंट डिवाइड इनटू डिफरेंट सेगमेंट इज गिवन, रीअरेंज ऑल द सेगमेंट टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्टेटमेंट। तो मतलब ये सही करना है हमने, आगे पीछे लाइनें सही लगाएंगे तो ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा, SOR2P। तो सबसे पहले आफ्टर पाकिस्तान फेम ये वाजा आ जाएगा, इसके बाद इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर आ जाएगा, जनरल अयूब खान टू कवर, और फिर ये क्या हुआ आ जाएगा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और फिर पी आ जाएगा एंड सोन गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, समानार्थक बताना है इसका। तो समानार्थक यहाँ पर इसका कौन से वाला है, समानार्थक की बात करें तो यहाँ पर विल ग्रांट जो है ये वाला इसका सही आंसर है, क्योंकि विल ग्रांट जो है इसका मतलब आक्रामक जो होते हैं उनसे है, और ये जो आया है यहाँ पर प्यूग्नेसियस मतलब झगड़ालू जो होता है, लड़ने वाले, लड़ाकू कह देते हैं जिसको, तो ये वे है। तो इसका मतलब लड़ाकू है और ये आक्रामक है, क्योंकि ये जो एले जो है इसका मतलब सहयोगी से है, और स्ले जो है इसका मतलब जो धूर्त जो होते हैं शरारती उनसे है, और डोमेटिक जो है इसका मतलब ये सिद्धांतवादी जो होते हैं, डोगमेटिक ये सिद्धांतवादी उनसे है। तो इसका जो सी आंसर है विल ग्रांट से दिया गया है। इसके बाद सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड न्यूक्लियर फैमिली। तो इसका भी जो आपने सही बताना है, सही इसका कौन से वाला क्रम है। तो सही जब हम इसे बनाएंगे तो ऑप्शन ए वाला इसमें बनेगा, CADB। तो सबसे पहले सी आ जाएगा इसमें। ए स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, जैसे कह देते हैं दो, जिसमें 4 ही होते हैं टोटल, और 2 उनके बच्चे और माता पिता, मतलब टोटल 4 हो गए। ए स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। उसके बाद ये जाएगा इट इज आल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, और फिर डी आ जाएगा द एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल फैमिली आर न्यूमरियस, और बी आ जाएगा फिर इट इज गुड टू बी इन स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। गलती है एक में, कौन से वाले में यहाँ पर गलती है। तो नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर, गलती है एक में, कौन से वाले में है गलती। तो गलती की बात करें तो ऑप्शन सी में है सो बेटर एज, इसमें ये वाला आएगा यहाँ पर, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज, ये वाला है। क्योंकि कोई जो सेंटेंस है उसमें तुलना करने के लिए स्ट्रक्चर एज और एज या और सो एज, इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो बेटर जो है यहाँ पर, बेटर के स्थान पर गुड जो है, गुड, इसका प्रयोग ठीक रहेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सो गुड एज, तो ये होना चाहिए था सो गुड एज। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो गुड एज गुलमर्ग कश्मीर। तो इस प्रकार से हो गई। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो। तो जब हम इसे बनाएंगे तो किस तरीके से यहाँ पर ये बनेगा। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें देख लेते हैं कौन सा वाला सही बनेगा। तो सही देखें तो ऑप्शन जो है इसका ये वाला बनेगा, तो ये बन जाएगा इसमें, ये बनेगा, ये बनेगा इसमें था पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर, तो ये जो इसका नहीं बनेगा। तो इसका देख लेते हैं, और तो ये वाला जो इसका बनेगा सी वाला, पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो।
द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो। तो ये वाला फिर बनेगा इसका, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर बाय टुमारो। तो ये वाला बनेगा, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो। Next, a following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains grammatically error. तो यहाँ पर भी एरर वाला ही क्वेश्चन है इसमें। तो कौन से में है यहाँ पर, आवर फैमिली इज प्लानिंग ए ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्रिश्चियन। तो कौन से में है यहाँ पर गलती, इसमें गलती कर देखें तो ए वाले में है इसमें, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस, इसमें क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर शुड है, तो शुड के स्थान पर यहाँ पर विल जो है, विल ये आ सकता है, विल WILL विल, क्योंकि कई प्रसिद्ध जो स्थलों पर जाने का एक्शन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट समर में होगा। तो वेयर वी विल विजिट सेवरल फेमस, तो इस प्रकार से ठीक रहेगा। तो शुड के स्थान पर विल का प्रयोग होगा यहाँ पर। आवर फैमिली इज प्लानिंग ए ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी विल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्रिश्चियन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बार्न बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न इट। तो विलोम उल्टा बताना है यहाँ पर, कौन सा बनेगा इसका, ये वाला फर्टाइल बनेगा, और ये कह देते हैं उपजाऊ को, क्योंकि बाण जो है ये किसको कहा जाता है, बंजर जो जमीन होती है जहाँ पर कुछ नहीं उगता, फसल नहीं होती, बंजर को कह देते हैं बाण एरिया। और फर्टाइल मतलब जो उपजाऊ होती है, तो उससे है, क्योंकि स्टेरलाइज जो है इसका मतलब स्टेराइज ये भी बंजर सी है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। और क्योंकि विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना था हमने। और अगर देखें तो अनफ्रूटफुल मतलब ये अनुपजाऊ को कह देते हैं, और इनफर्टाइल ये भी बंजर से ही है वैसे तो इसका मतलब। तो क्योंकि उल्टा बताना था, बारन का जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें जो सी है उपजाऊ, इससे लिया गया है, क्योंकि ये स्टेराइल जिसका मतलब भी बंजर ही है। समानार्थक में तो यह जाएंगे, विपरीतार्थक में आएगा इसका, ये क्योंकि ये भी आपका बंजरी है, इसका मतलब बांझ जो होता है, बांझ नॉट एबल टू कंसीव चिल्ड्रन और यंग, बांझ कह देते हैं जिसको बच्चा नहीं होता हो, ये वो है इनफर्टाइल। तो ये अनफ्रूटफुल, ये अनुपजाऊ है, तो यही से आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से है। तो क्वेश्चन है कि इसमें किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर जो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो किसने सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार की थी, तो ये लॉर्ड वेल्जली थे। और कब की थी इन्होंने, 1798 में, 1798 में सहायक गठबंधन की प्रणाली इन्होंने तैयार की थी। और ये जो क्षेत्र है, ये जो मतलब प्रणाली जो थी, इसके तहत भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में बनाए रखना और ब्रिटिश राजनीतिक सलाह का पालन करना था। नेक्स्ट आ जाता है किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। तो किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था, 1936, 32, 2008 या 16 में। तो कब था, ये वर्ष 1936 में। और ये बर्लिन जो वहाँ पर हुए थे। और खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन प्रतियोगिता के लिए केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। तो ये जो है इसमें सी आंसर ये वाला रहेगा। और प्रथम जो ये अगर हम उसकी बात करें तो एशियाई खेलों की खो खो चैंपियनशिप के 1996 में हुए थे कोलकाता में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और इनमें से दुर्गंध आने लगती है। वसा और तेल उपचयित होने के कारण बासी हो जाते हैं। ऑप्शन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटी
ऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए। चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से भर देते हैं। कौन सी बातें गलत है यहाँ पर? बात गलत है यहाँ पर ये वाली कि वसा और तेल समय के साथ अपचेत हो जाते हैं और उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे विकृतिका नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खराब गंध और स्वाद उत्पन्न होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वसा के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन्स जैसे यौगिकों का निर्माण होता है, जो सड़े हुए बासी उत्पादकों को उनका खराब स्वाद देते हैं। नेक्स्ट है, गर्मी में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? उसे लू कहा जाता है, जो आगे चलेगी अब मई इसमें चलती है, मई जून में। वैसे तो अप्रैल में ही हो जाती है शुरू, तो लू चल। नेक्स्ट है नुआखाई। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु या बिहार का? नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? और ये उड़ीसा का है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। वार्षिक फसल उत्सव है ये, जो मौसम के नए चावल के आगमन का प्रतीक है। इसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 29, 28, 31 या 30? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 28। पूरी तरह से राज्य निधि द्वारा समर्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक ये लगाता है। इसके बाद है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करेगा एक वर्ष में 183 दिनों से कम, एक वर्ष में 183 दिनों से अधिक, एक वर्ष में 8 महीने या 83 दिन। तो भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होते हैं जो काम करते हैं, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, वर्ष में 183 दिन। नेक्स्ट है, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो किस वर्ष शुरू हुए थे? और ये हुए थे वर्ष 2023 में। तो इसका जो उद्देश्य था, 16 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने के लिए आमंत्रित करके युवा भारत की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करना, कि जिससे वे भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं और सपनों को प्रदर्शित कर सके। नेक्स्ट, इनमें से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो कौन सा अधिनियम था? भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। चार्टर अधिनियम 1833, विनियमन अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 या भारत सरकार अधिनियम 1858? तो कौन सा था ये? और ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? तो 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है साल्क वैक्सीन, इम्यूनेक्स वैक्सीन, HDVC वैक्सीन या टैप वैक्सीन? तो कौन सी पोलियो वैक्सीन है यहाँ पर? और ये ऑप्शन ए में दी गई है, अर्थात साल्क वैक्सीन। और ये जोनास साल्क इनका नाम पता ही है ये, तो ये इनका नाम था जोनास साल्क, ये नाम था इनका जोनास, और ये साल्क, जोनास साल्क। तो इनके द्वारा विकसित निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन और अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित ओरल पोलियो वैक्सीन। और पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, और जो तंत्रिका तंत्र है इस पर आक्रमण करने से पहले हाथ में ये बढ़ता है। और ये जो है वैक्सीन इम्यूनेक्स, इसका जो प्रयोग जो होता है ये चेचक से बचाव के लिए होता है। और ये वाला HDVC, तो ये रेबीज जो होता है ये उसके बचाव के लिए है। और ये टैब, इसका प्रयोग होता है टाइफाइड के उपचार के लिए, नाम भी याद रख सकते हैं, T से टैब, T से टाइफाइड, तो ये उसके लिए है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही है एक, अब इन कथनों में सही कौन सा है? तो सही ये वाला है, ऑप्शन सी वाला, कि पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रेलवे वार्षिक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो लंबाई है वो कितनी है। तो कितनी है इनकी लंबाई, और ये है 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्र के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच के अनुपात में साझेदारी होती है। तो कितनी होती है साझेदारी है, तो साझेदारी 60-40 की होती है, जो ऑप्शन ए में दी गई है। और प्रधानमंत्री जो आवास योजना है PM PMAYG, तो 20 नवंबर 2016 को शुरू हुई थी। 20 नवंबर और 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बेघर परिवार और टूटे फूटे या कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। तो कौन सी है यहाँ पर ये, तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर ये ऑप्शन ए वाला सार्क वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पकाधिकारम रत्नजड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। तो ये शिल्पदाकारम ये लिखा गया है तोलकापियार इलंगो आदिगिर शीतलई सत्तनार या तिरुमलई अलवर के द्वारा। तो इसका जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला इलंगो आदिगर। तो प्राचीन जो तमिल साहित्य इसको संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। और संगम साहित्य में तोलकापियम और ये एट्टू टोगाई पट्टू पट्टू और ये पोथिना किलकनक्कू और 2 महाकाव्य इसमें शामिल है। तो ये इनके क्योंकि दूसरी भाषा के हैं तमिल के, तो इनके नाम भी कुछ ऐसे ही हैं। इसके बाद इनमें से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल इतना से अधिक है। तो कौन सी है, और ये जो ऑप्शन डी में दी गई है था प्रशांत प्लेट। तो ये सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या फिर गायिका है। तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता है इनमें कौन है, और इनका जो नाम है ऑप्शन जो बी है इसमें दिए गए हैं अजिता श्रीवास्तव। कजरी जो लोकगीत है उनको बढ़ावा देने के लिए इन्हें 2022 जो है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। तो पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती थी और किन के द्वारा, तो ये थे भारत के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता टिकाऊ माल की, मध्यवर्ती माल की, अंतिम माल की या पूंजीगत माल की। तो किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और जो ऑप्शन सी में दी गई है अर्थात मध्यवर्ती माल की। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नित्यग्राम स्थित है। तो ओडिसी नृत्य संस्थान नित्यग्राम स्थित है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर है ये, जो है कर्नाटक में स्थित है। और संस्थापक की बात करें तो ये प्रतिमा गौरी थी और स्थापना जो इसकी 1990 में हुई थी। नेक्स्ट इनमें से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक थे। 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र कौन थे। तो इनका नाम था उस्ताद जाकिर हुसैन, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। तबला वादक थे। तो पद्म विभूषण इनको 2023 में अब मिला था, पद्म विभूषण 2023 में, और पद्म भूषण जो 2002 में मिला था। पद्मश्री की बात करें तो ये 1988 में मिला था, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये 1991 में मिला था।
अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री इनमें से कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे तो कौन थे? इनका नाम था टोडरमल, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। और अबुल फजल ये प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार थे। और फैजी शिक्षा मंत्री थे। बिरबल विदेश मंत्री थे। राजा मान सिंह अकबर की मुगल सेना के प्रधान सेनापति थे। तानसेन संस्कृति मंत्री और गायक थे। अब्दुल रहीम खान इमखाना रक्षा मंत्री थे। मुल्ला दो प्याजा गृह मंत्री थे। फकीर अजियाउद्दीन ये धार्मिक मंत्री थे। तो जैसे आज के समय में होते हैं अलग अलग विभाग सभी के पास, तो इसी प्रकार से अकबर के समय में भी जो है बटे हुए थे। अकबर के जो 9 रत्न जो हैं ये उसमें आते थे, 9 रत्नों में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण इनमें कौन सा दिखाता है? अब कौन सा दिखाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन जो बी वाला है, तो बी वाला जो है ये दिखाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सीधी श्रृंखला वाला एल्कोइल कार्बोलिसिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र ये वाला है? तो ये कौन सा होता है? एल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है ब्यूटारिक अम्ल। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 77, इसका जो संबंध है उपराष्ट्रपति की पदावधि से है, भारतीय उपराष्ट्रपति से है, उपराष्ट्रपति पद की शपथ से है, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 77 इसका संबंध है। तो इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसका जो संबंध है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से है। नेक्स्ट आ जाता है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो ये जो ऑप्शन ए में दी गई है धारा 5। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है आपका रीजनिंग से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स सन्निहित है और घुमाने की अनुमति उसमें नहीं है, जैसी है वैसे ही आपने बतानी है कौन सी आकृति में जाए यहाँ पर ये फिट इसमें आएगी। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर कौन सी आएगी इसमें? ऑप्शन सी वाली। तो ये देख सकते हैं आप, ये सेम 3 है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये सेम इसमें आ जाएगी क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं है, न तो फिर ये भी चल सकता था लेकिन घुमाना इसमें नहीं है, तो ये वाली इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असंगत है। तो असंगत अक्षर समूह का चयन आपने यहाँ पर करना है। तो अब इसमें देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा क्योंकि इसको देखें तो यहाँ पर क्या है इसमें बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसको देखें तो टी और टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, और इसी प्रकार से एफ जी एच आई जे के एल। तो मतलब जो है यहाँ पर इनमें अलग जो है ये वाला है। नेक्स्ट आ जाता है, एक निश्चित कोड भाषा में SILK को हम TIML लिख सकते हैं, तो इंसेक्ट को ये वाला लिख सकते हैं। उसी भाषा में चेंज को हम कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे SIL और K, इसको लिख लेते हैं TIML। ST ये सेम वैसी है, LM JKL ऐसे है। इसी प्रकार से जब हम इसको चेंज करेंगे CDHI ए का ए हो जाएगा, NO और GHEE
तो ऐसे हो जाएगा ये। और इसमें फिर हम देख सकते हैं कौन सा बनेगा, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। तो मतलब जो है यहाँ पर ये जो है क्रम, इनका आपने बताना है किस तरीके से आए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 19, 456 और 6 है। तो कैसे आया है 456 यहाँ पर? तो अगर हम यहाँ पर 19 को 6 से गुणा करते हैं और फिर उसको 4 से गुणा करते हैं, तो 19 को करेंगे कितना आएगा 114। 114 को अगर हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 456, ऐसे है। इसी प्रकार से यहाँ पर 16 है। 16 को अगर हम 5 से करेंगे और फिर 4 से करेंगे, 16 85 चौके 320, तो ऐसे हो जाएगा ये 80 गुणा में 4 मतलब 320। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं इनमें कौन सा बनेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम 18 को देखें, 18 गुणा में 9, 18 गुणा में 9 और गुणा में 4, तो 18 में 162, 162 और गुणा 4, तो मतलब 648। तो ये वाला जो इसका बनेगा। नेक्स्ट है यदि शब्द ये वाला है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हम लिखें तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब ये है, इसको जब हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उसके अनुसार रखेंगे तो AIJNORT ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें कोई भी इसके जैसा नहीं है, मतलब जो इनका क्रम है वो इसका हो, तो इस आधार पर जो यहाँ पर 0 इसका आ जाएगा, मतलब 0 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी श्रृंखला यहाँ पर आएगी। तो इसमें जो है क्रम आप देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। तो बी बीच में है, ये इक्वल का निशान, U 9 T और 2, तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट में देखें तो ये 2 जो है यहाँ पर आ गया है और ये बी है, ये 8 है, 8 होगा, ये 8 9 होगा ये। तो ये उसके नेक्स्ट जो यहाँ पर देखें तो ये 2 है और 8 यहाँ पर आ गया है, मतलब ये वाला 8 यहाँ पर आ गया है नेक्स्ट में, और इक्वल वाला नीचे U और फिर आगे 9T। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये, और इसी आधार पर देखें तो कौन सी बनेगी यहाँ पर इनमें। तो ये वाला इसका बनेगा यहाँ पर त्रिभुज 2 = 8 9 14। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। तो इसका भी देखें तो यहाँ पर 12 का 145 कैसे आया है। इसमें अगर हम देखें तो 12 का अगर हम स्क्वायर करें और इसमें एक जोड़ दें, 12 12 144 और साथ में एक जोड़ दें तो 145 ये हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें देखें तो निम्न 81 है, 9 का वर्ग करें तो निम्न 81 और प्लस में एक जोड़ दे तो 82 हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें इनमें कौन से वाला हमारा सही बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो 14 चौके मतलब 14 14 196 196 और एक जोड़ ले उसमें तो 197 हो जाता है, मतलब ये जो हमारा सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्वेश्चन मार्क जो इसके स्थान पर यहाँ पर आएगा। तो इसमें देखें तो यहाँ पर 11 और 4 15 4 19 और 4 23 और 4 27, तो 27 अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ इसी में है। तो वैसे तो यही सी आंसर हमारा हो जाएगा। और आगे चाहते हैं तो आप इसे आगे यहाँ पर इसमें हल करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये जो श्रृंखला है इसको पूरा करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें AA है, ZA है और इसके आगे BB है, AB है और PB है।
तो मतलब ZA और AA और ZA। तो ये जो हमारे दो कोड यहाँ पर बने हुए हैं, इस आधार पर देखने हैं हमारा कौन से वाला कोड यहाँ पर सही बन सकता है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला इसमें बन जाएगा हमारा। तो कौन सा कोड है यहाँ पर, PZ, ये वाला हो गया PZAA V, और उसके बाद क्या आएगा PZA ये वाला है। तो PZA PZAA और VPZ, और फिर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ये भी आ गया, V भी आ गया, P भी आ गया, ZAA। इसके बाद में V है, V, और फिर नेक्स्ट में देखें तो कौन सा आएगा यहाँ पर, P आ जाएगा, P, और फिर कौन सा है ZA, यही है PZA या PZAA, ये चला हुआ है PZAA, यही चला हुआ है यहाँ पर कोड। और फिर कौन सा है, AA के बाद में V है। तो ये वाला कोड यहाँ पर इसमें चला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, त्रिभुज दी गई है, इसमें बताने हैं कितनी त्रिभुजें हैं। तो कितने त्रिभुज हो सकती है इसमें, तो ये वाली भी है, एक ये कंप्लीट भी है, ये भी आ जाएगी, एक ये सारी वाली आ जाएगी, ये भी है, और एक ये है, ये वाली भी है, एक ये भी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, और एक ये सारी वाली भी है, तो इसमें देखें तो यहाँ पर टोटल जो है ये 8 त्रिभुज हमारे निकल के आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, और विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं अलग अलग पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दिखाती हैं। अध्यापक या अभियंता और जो लेखाकार हैं। तो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो है वो आपने बतानी है। टीचर, अध्यापक, इंजीनियर, अभियंता और अकाउंटेंट, लेखाकार। तो कौन से वाली जो है यहाँ पर इसमें हमारी क्या बनेगी, और देखें तो ऑप्शन जो है ये वाला हो जाएगा इसमें, मतलब 21 जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। 8 6 4 3 21 जो है यहाँ पर ये मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन आपने यहाँ पर करना है। तो असंगत है यहाँ पर, असंगत कौन से वाली है इसमें, तो इसमें अगर हम देखें तो 36 जो है, 36 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं, 36 दूनी 72, और इस 36 को ही अगर हम 3 से करें तो 36 दूनी 72, और इस 36 को ही अगर हम 2 से मतलब 3 से भाग दे दें तो कितना आएगा, 3 कम 3 3 6 12 आ जाएगा, और इसको जोड़ दें तो जोड़ने पर जो हमारा 84 आता है। और इसी प्रकार से अगर हम इनको भी देखें तो कौन सा आएगा फिर यहाँ पर, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसका बनेगा, ये वाला सही इसमें बनेगा। तो 33 दूनी 66 और 11 77, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 72 नहीं, यहाँ पर 77 होना चाहिए था। 33 दूनी 66 और 33 को ही 3 से करेंगे तो 11 आ जाएगा 77, जबकि 72 है, तो ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो मतलब यहाँ पर कौन सा इसमें आएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है इसमें, तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन हमारा बी वाला RTQ, ये वाला इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए वेन आरेख डॉक्टरों और शतरंज खिलाड़ियों के रूप में पुरुषों के पेशे को दिखाता है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसमें,
पुरुष डॉक्टर और शतरंज के खिलाड़ी। तो कितने जो है यहाँ पर पुरुष डॉक्टर हैं इसमें, तो पुरुष डॉक्टर इसमें कितने हैं। तो पुरुष डॉक्टरों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये को मतलब 47 जो है इसमें ये माने गए थे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो इसमें देखना है यहाँ पर कौन सा क्रम है इनका यहाँ पर चला हुआ है। MNPSW और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो है इसमें BUE, तो ये वाला जो है इसका कोड यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है उस विकल्प का चयन करें जो पैटर्न को कंप्लीट करेगा। तो मतलब यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी वाली आकृति हमारी फिट आएगी इसमें, तो कौन सी वाली आकृति आ सकती है इसमें, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो त्रिभुज जो है वो बनी हुई है, इसमें त्रिभुज है ऐसे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर कौन से वाला बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें ये इस प्रकार से भी है, ये ऐसे है यहाँ पर, इस पे होगा यहाँ। तो इस पर देखें तो कौन सी हो सकती है, ऑप्शन सी वाली। तो यही जो है इसकी यहाँ पर बन के आएगी। इसके बाद श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्प में से सही संख्या बताइए। यहाँ पर सही संख्या इसमें हमारी कौन सी आ सकती है। तो सही की अगर हम देखें तो इसमें 35 और 3 38, और यहाँ पर क्या है 38 और 5 43 और 7 50 59 3 5 7 9 11 आना चाहिए। यहाँ पर 11 में जोड़े तो कितना हो जाएगा 9 10 5 6 7, तो कितना आ जाएगा 70। नेक्स्ट है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या इसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। अब इसका क्रम यहाँ पर बताना है किस तरीके से है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जैसे 34 है, तो 34 47 और 62, तो पहली संख्या साथ में तीसरी संख्या और इसे भाग दिया गया 2 से और 1 कम किया गया है। तो देखें तो यहाँ पर 62 और 34 इनको अगर हम जोड़ें और 2 से भाग कर दें और 1 कम कर दें तो 48 आ जाता है, उसमें से 1 घटा के 47। तो 62 और 34 मतलब 96 को भाग देंगे 2 से तो आ जाएगा, तो 8 बटे 16 48 और इसमें से 1 कम करके 47, तो ऐसे आता है। और इसी प्रकार से इसमें है 167 और ये 119, इसको जोड़ेंगे 286 और भाग कर देंगे 2 से और 1 घटा देंगे इसमें से, तो 142 आ जाएगा ये 142। अब इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा है इसमें, तो ये ऑप्शन डी वाला, ये वाला अलग है। नेक्स्ट है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर P Q R S T लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में एक पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है, तो R के विपरीत फलक पर इनमें कौन सा होगा। तो R के विपरीत जो इसमें कौन सा हो सकता है, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है डी वाला इसमें हो जाएगा, तो एस जो है आएगा। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा लेकिन अंक नहीं। तो ये जो है इसको बदलना है, तो बोडमास वाला जो हमारा नियम है भाग गुणा जमा माइनस वो आ जाएगा यहाँ पर, और ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा 24 और 12। तो 24 और 12 को आपस में बदलने पर हमें प्राप्त होगा, तो ये वाला जो है इसमें हमारा आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।